1.4 अरब लोगों का देश चलाना आखिर कैसा होता होगा? अगर केवल एक पल के लिए इस पर विचार किया जाए तो ये कोई सामान्य काम नहीं लगता। बिल्कुल नहीं। ये बहुत ही जटिल काम है। हाँ, और इतने विशाल देश की व्यवस्था को ना अक्सर एक लंबी चौड़ी राजनीतिक सूची के रूप में ही देखा जाता है, जहां अनगिनत मंत्री होते हैं, उनके विभाग होते हैं। पहली नजर में ये सब बहुत उलझा हुआ और उबाऊ लग सकता है। एकदम सही कह रही हैं। अक्सर ऐसा लगता है जैसे हर हिस्सा अपनी अलग ही दिशा में काम कर रहा है। हाँ, लेकिन असल में ऐसा है नहीं। ये किसी बेहद आधुनिक और जटिल एल्गोरिदम या कह सकते हैं एक विशालकाय मशीन की तरह है। और आज की हमारी इस विस्तृत चर्चा का विषय एक ऐसा ही दस्तावेज है जो इसी मशीन के कंट्रोल पैनल का रहस्य खोलता है। जी, और ये दस्तावेज वाकई बहुत खास है। बिल्कुल। हमारे सामने जो स्रोत सामग्री है वो है indiacabinet.blueprint.pdf। आज का हमारा मिशन कोई साधारण सूचियों को पढ़ना नहीं है। हम उस असली ब्लूप्रिंट को डिकोड करने वाले हैं जो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की रूपरेखा तय करता है। और ये समझना भी कि शासन के इन प्रमुख स्तंभों को किस तरह से आपस में जोड़ा गया है। एकदम सही। तो आज हम इसी पर बहुत गहराई से बात करने वाले हैं। ये एक बहुत ही सटीक नजरिया है। मतलब जब भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश के प्रशासन को देखा जाता है तो वो केवल अलग अलग कमरों में बैठे लोगों का कोई समूह नहीं होता। हाँ, उनका आपस में तालमेल होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और इस स्रोत सामग्री की सबसे खास बात यह है कि ये दस्तावेज केवल ये नहीं बताता कि कौन सा नेता क्या कर रहा है, बल्कि ये बहुत गहराई से दिखाता है कि इन मंत्रालयों को एक तार्किक और रणनीतिक ढांचे में कैसे पिरोया गया है। यानी उनका पूरा स्ट्रक्चर कैसे काम करता है। जी, ये ढांचा ही तय करता है कि सरकार की असल प्राथमिकताएं क्या हैं और संकट के समय या विकास के मोर्चे पर विभिन्न विभाग आपस में कैसे संवाद करते हैं। ठीक है, आइए इसे विस्तार से समझते हैं। किसी भी विशाल मशीन या कंपनी को समझने के लिए सबसे पहले उसके मुख्य नियंत्रक यानी जो मेन कंट्रोलर होता है उसकी भूमिका देखनी होती है, जो कि इस मामले में सीधे प्रधानमंत्री हैं। बिल्कुल। स्रोत सामग्री में सबसे ऊपर राष्ट्र का नेतृत्व है, यानी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की भूमिका। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प विजुअल उभर कर आता है। अगर एक एनोलॉजी ली जाए जी बताइए। तो जैसे किसी बड़ी ग्लोबल टेक कंपनी का सीईओ कंपनी के रोजमर्रा के कामों को मैनेजरों पर छोड़ देता है, लेकिन भविष्य की सबसे महत्वपूर्ण और संवेदनशील तकनीकों को सीधे अपने पास रखता है। हाँ, ये एनालॉजी बहुत सटीक बैठती है यहाँ पर। है ना? बिल्कुल। वैसे ही प्रधानमंत्री ने परमाणु ऊर्जा विभाग और अंतरिक्ष विभाग को सीधे अपने अधीन रखा है। इसके साथ ही पेंशन मंत्रालय, जिसमें कार्मिक और लोक शिकायत शामिल है, वो भी उनके पास है। और जो भी नीतियां या विभाग किसी अन्य कैबिनेट मंत्री को नहीं दिए गए हैं, वे भी तो स्वतः ही प्रधानमंत्री के पास आ जाते हैं। बिल्कुल, वे बाय डिफॉल्ट उन्हीं के पास रहते हैं। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो अंतरिक्ष और परमाणु ऊर्जा अब केवल विज्ञान के शोध वाले विभाग नहीं रह गए हैं। मतलब अब उनका दायरा बहुत बढ़ गया है। बहुत ज्यादा। आज के समय में ये सीधे तौर पर देश की संप्रभुता, भविष्य की तकनीक, डेटा सुरक्षा और वैश्विक कूटनीति से जुड़े हुए हैं। उपग्रहों का डेटा आज रक्षा से लेकर कृषि तक को प्रभावित करता है। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। बिल्कुल। इसलिए इनका सीधा नियंत्रण शीर्ष नेतृत्व के पास होना पूरी तरह से तार्किक है। और जहां तक कार्मिक विभाग की बात है, तो इसका सीधा मतलब है देश की पूरी नौकरशाही या ब्यूरोक्रेसी का प्रबंधन करना। जो मशीन को चलाने वाले पुर्जे हैं, उनकी कमान वही होनी चाहिए जहां से नीतियां बन रही हैं। ये तो हो गई मेन कंट्रोलर की बात। लेकिन मैं इन शीर्ष 4 मंत्रालयों या जिसे स्रोत टॉप 4 कहता है, उन पर आना चाहूंगी। हाँ, जो कि बहुत ही क्रिटिकल हिस्सा है। बिल्कुल। अमित शाह गृह मंत्रालय संभाल रहे हैं, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्रालय, निर्मला सीतारमण वित्त मंत्रालय और एस जयशंकर विदेश मंत्रालय। जी। कागज पर तो ये 4 अलग अलग बॉक्स हैं। लेकिन मैं यहाँ एक विचार रखना चाहूंगी। क्या इन 4 मंत्रालयों को अलग अलग बॉक्स के रूप में देखने के बजाय एक सुरक्षा और अर्थव्यवस्था के अभेद्य घेरे के रूप में नहीं देखना चाहिए? ये बहुत ही दिलचस्प नजरिया है। मेरा मतलब है, अगर गहराई से सोचा जाए तो क्या ये चारों एक दूसरे पर पूरी तरह से निर्भर नहीं है? कोई बिना पैसे के सेना कैसे चला सकता है? ये सोचना बिल्कुल सही दिशा में है और स्रोत सामग्री का मूल अर्थ भी वास्तव में यही है। एक व्यवहारिक उदाहरण लेते हैं इसका। हाँ, उससे ज्यादा साफ होगा। मान लीजिए
देश को अपनी सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए किसी आधुनिक रक्षा प्रणाली को खरीदना है। इसके लिए राजनाथ सिंह के रक्षा मंत्रालय को यह तय करना होगा कि क्या तकनीक चाहिए। ठीक है। लेकिन ये खरीद निर्मला सीतारमण के वित्त मंत्रालय के बजट के बिना संभव नहीं है। अब वो तकनीक किसी दूसरे देश से आनी है तो एस जयशंकर के विदेश मंत्रालय को कूटनीतिक बातचीत करनी होगी। बिल्कुल, विदेश नीति तो वहीं काम आएगी। एकदम। और इस पूरी प्रक्रिया के दौरान देश के भीतर कानून और व्यवस्था बनाए रखने का काम अमित शाह के गृह मंत्रालय का है, ताकि बाहरी ताकतें आंतरिक अस्थिरता पैदा न कर सकें। यानी ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हाँ, ये चारों मिलकर एक कोर शील्ड या मुख्य रक्षा कवच बनाते हैं। ये घेरा जितना मजबूत होगा, देश के भीतर विकास का काम उतनी ही शांति और गति से हो सकेगा। लेकिन केवल एक मजबूत रक्षा कवच और पैसा होना काफी नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। अगर देश का एक हिस्सा दूसरे हिस्से से भौतिक रूप से जुड़ा हुआ नहीं है, तो अर्थव्यवस्था का ये पहिया वहीं जाम हो जाएगा। अगर गुजरात के किसी कारखाने को झारखंड से स्टील नहीं मिल पा रहा है, तो सब कुछ रुक जाएगा। हाँ, सप्लाई चेन पूरी तरह से ठप पड़ जाएगी। इसलिए ये जानना जरूरी है कि इस मशीन की नसें कैसे काम करती हैं। ये हमें उस ढांचे की ओर ले जाता है जो पूरे भारत को आपस में जोड़ता है, यानी हमारा बुनियादी ढांचा। जी। इसमें परिवहन के चारों प्रमुख माध्यमों को बहुत स्पष्ट रूप से बांटा गया है। सड़कों का जाल नितिन गडकरी के पास है, नागरिक उड्डयन यानी हवाई मार्ग राम मोहन नायडू के पास है, रेलवे अश्विनी वैष्णव के पास है, और जलमार्ग व बंदरगाह सर्बानंद सोनोवाल संभाल रहे हैं। ये एक पूरा लॉजिस्टिक्स ग्रिड है। माल और लोगों की निर्बाध आवाजाही के बिना कोई भी आधुनिक अर्थव्यवस्था खड़ी नहीं हो सकती। बिल्कुल सही कहा। और फिर वहां से बाजारों तक? हाँ, वहां से तैयार माल सोनोवाल जी के बंदरगाहों के रास्ते दुनिया के बाजारों तक जाता है। इनमें से कोई भी एक कड़ी टूटती है तो पूरी सप्लाई चेन पर बहुत बुरा असर पड़ता है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। जब इस ग्रिड को गहराई से देखा जाता है तो अश्विनी वैष्णव के पोर्टफोलियो पर नजर ठहर जाती है। हाँ, उनका पोर्टफोलियो काफी खास है। उनके पास रेल मंत्रालय तो है ही, लेकिन साथ ही उनके पास सूचना और प्रसारण मंत्रालय भी है। पहली नजर में ये बहुत ही अनोखा और शायद थोड़ा अजीब संयोजन लगता है। दिखने में तो लगता है। एक तरफ रेल के जरिए इंसानों और भारी सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जा रहा है, जो पूरी तरह से लोहे और पटरियों का भौतिक काम है, और दूसरी तरफ इसके प्रसारण और सूचना का काम है। बिल्कुल, प्रसारण और सूचना के जरिए डेटा, समाचार और विचारों को हवा में फैलाया जा रहा है। तो क्या ये महज एक संयोग है या इसके पीछे कोई बड़ा डिजाइन है? देखिए, आधुनिक शासन में इसे संयोग नहीं कहा जा सकता। आज बुनियादी ढांचे की परिभाषा पूरी तरह बदल चुकी है। वो कैसे? आज से कुछ दशक पहले केवल सड़क, पुल और रेल को ही बुनियादी ढांचा माना जाता था। लेकिन आज डिजिटल कनेक्टिविटी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। भौतिक और डिजिटल कनेक्टिविटी अब अलग अलग नहीं है, यानी वे अब एक साथ चलते हैं। वे एक दूसरे के पूरक हैं। आज एक ट्रेन को सही समय पर चलाने के लिए या बंदरगाह पर लाखों कंटेनरों को ट्रैक करने के लिए एक बेहद मजबूत सूचना और डेटा नेटवर्क की आवश्यकता होती है। समझ रही हूँ। जो फाइबर ऑप्टिक केबल डेटा ले जाते हैं, वे अक्सर रेलवे पटरियों के किनारे ही बिछाए जाते हैं। तो संचार और भौतिक परिवहन का ये संयोजन दिखाता है कि आधुनिक शासन किस तरह से डेटा और लॉजिस्टिक्स को एक ही सिक्के के दो पहलुओं के रूप में देखता है। ये एक बहुत ही शानदार उदाहरण है। जरा सोचा जाए, रोजमर्रा के जीवन में भी तो यही होता है। बिल्कुल होता है। जिस ट्रेन नेटवर्क से लोग काम पर जाते हैं, उसी नेटवर्क के किनारे बिछे तारों से उन्हें वो इंटरनेट मिलता है जिससे वे ट्रेन में बैठकर वीडियो स्ट्रीम करते हैं। एकदम सही पकड़ा आपने। अब जब ये सड़कें, रेलवे ट्रैक और डिजिटल नेटवर्क तैयार हो जाते हैं तो उन पर माल दौड़ना शुरू होता है। यही वो व्यापार है जो अर्थव्यवस्था के असली इंजनों को चालू करता है। और यहीं से उद्योग और वाणिज्य की भूमिका शुरू होती है। जी, स्रोत सामग्री में अब हम उन मंत्रालयों को देखते हैं जो सीधे तौर पर उद्योग और वाणिज्य से जुड़े हैं। पीयूष गोयल वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री हैं। एच.डी. कुमारस्वामी भारी उद्योग और इस्पात संभाल रहे हैं। जीतन राम मांझी के पास सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम यानी MSME मंत्रालय है। चिराग पासवान खाद्य प्रसंस्करण उद्योग देख रहे हैं और गिरिराज सिंह कपड़ा मंत्री हैं। यहाँ सबसे आकर्षक पहलू यह है कि स्रोत सामग्री में इन सभी मंत्रालयों को केवल एक सूची की तरह नहीं दिखाया गया है।
तो फिर किस तरह से पेश किया गया है? इन्हें आपस में जुड़े हुए गियर्स की तरह प्रस्तुत किया गया है। यह इमेजरी इसलिए सटीक है क्योंकि एक वास्तविक उत्पाद के जीवन चक्र को समझना जरूरी है। कोई भी उद्योग एकांत में काम नहीं करता। बिल्कुल, सब एक दूसरे से जुड़े हैं। मान लीजिए कुमारस्वामी का भारी उद्योग और इस्पात मंत्रालय किसी कारखाने में विशाल धातु की चादरें बना रहा है, लेकिन उन चादरों को काटकर कार के छोटे पुर्जे या नट बोल्ट बनाने का काम अक्सर जीतन राम मांझी के MSME सेक्टर की छोटी और मझोली इकाइयां करती हैं। अच्छा, तो कच्चा माल वहां से आता है और प्रोसेस यहाँ होता है। हाँ, फिर जब वह उत्पाद पूरी तरह तैयार हो जाता है तो पीयूष गोयल का वाणिज्य मंत्रालय नीतियों के जरिए उसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेचने का रास्ता साफ करता है। ये गियर्स वाली बात ना एक सवाल खड़ा करती है। बताइए, क्या सवाल है? अगर भारी उद्योग और MSME इतने ही गहराई से जुड़े हुए हैं कि एक स्टील बना रहा है और दूसरा उसी स्टील से पुर्जे, तो इन दोनों को पूरी तरह से अलग अलग मंत्रियों को क्यों सौंपा गया है? ये एक बहुत ही लाजमी सवाल है। मतलब क्या एक ही बड़ा उद्योग मंत्रालय इन दोनों को एक साथ नहीं संभाल सकता था? ऐसा करने से तो शायद काम और भी तेज हो जाता। सतह से देखने पर ऐसा लग सकता है, लेकिन इसका जवाब भारत के विशाल आकार और अर्थव्यवस्था की जमीनी सच्चाई में छिपा है। वो सच्चाई क्या है? एक विशाल इस्पात कारखाने को चलाने की चुनौतियां क्या होती हैं? उसमें हजारों करोड़ का निवेश, बड़ा भूमि अधिग्रहण और वैश्विक सप्लाई चेन का प्रबंधन शामिल है। इसके विपरीत MSME सेक्टर में करोड़ों छोटे उद्यमी शामिल हैं। हाँ, उनका स्केल बहुत छोटा होता है। बिल्कुल, एक छोटे से कस्बे में काम करने वाले हस्तशिल्प कारखाने या मशीनरी यूनिट को भूमि अधिग्रहण की चिंता नहीं होती। उनकी समस्या होती है बैंक से 50,000 रुपए का आसान लोन लेना या अपना माल पास के शहर तक पहुंचाना। तो दोनों की जरूरतें एकदम अलग अलग हैं। एकदम अलग है। अगर इन दोनों को एक ही मंत्रालय में डाल दिया जाए तो पूरी संभावना है कि बड़े उद्योगों की चमक और उनके विशाल बजट के आगे छोटे उद्यमों की फाइलें दब जाएंगी। ये तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा छोटे व्यापारियों के लिए। इसीलिए तो नेतृत्व में ये विशिष्टता रखी गई है ताकि सूक्ष्म उद्यमों को वो विशेष ध्यान मिल सके जिसकी उन्हें सख्त जरूरत है। हाँ, समझ गई। यानी एक ही दर्जी से ये उम्मीद नहीं की जा सकती कि वो किसी बड़ी कपड़ा मिल को भी चलाए और हाथ से बारीक कढ़ाई भी करे। दोनों की विशेषज्ञता अलग है। बिल्कुल सही एनालॉजी दिया आपने। लेकिन जब इन सब कारखानों और मिलों की बात हो रही है तो ये सवाल उठना लाजमी है कि इन्हें चलाने के लिए कच्चा माल और ऊर्जा कहाँ से आती है। वो सब तो हमारी जमीन से आता है। हाँ, भारत की मिट्टी से, जल संसाधनों से और खदानों से। यहीं से ये ब्लूप्रिंट देश की आत्मा और संसाधनों की ओर मुड़ता है। जी, और यहाँ भी एक बहुत ही साफ स्ट्रक्चर दिखता है। बिल्कुल, इसमें दो बहुत ही स्पष्ट गुट दिखाई देते हैं। एक तरफ कृषि और गांव की जड़ें हैं, जहां शिवराज सिंह चौहान कृषि मंत्रालय संभाल रहे हैं। ललन सिंह के पास पंचायती राज, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी है। और CR पाटिल जल शक्ति मंत्रालय का नेतृत्व कर रहे हैं। हाँ, और ये गुट देश की खाद्य सुरक्षा और आधी से ज्यादा आबादी के रोजगार की रीढ़ है। लेकिन इसके ठीक समानांतर एक दूसरा गुट भी है जो पूरी तरह से ऊर्जा और शहरीकरण से जुड़ा है। ऊर्जा और शहर, ठीक है। मनोहर लाल खट्टर आवास और शहरी मामले तथा बिजली मंत्रालय देख रहे हैं। हरदीप सिंह पुरी के पास पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस है। जी किशन रेड्डी कोयला और खान मंत्रालय संभाल रहे हैं। और एक और बहुत जरूरी नाम है इसमें। हाँ, और इसी समूह में सबसे महत्वपूर्ण नाम आता है भूपेंद्र यादव का, जिनके पास पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है। यहीं पर कहानी में एक ट्विस्ट आता है। कैसा ट्विस्ट? एक तरफ हमारे पास ऐसे मंत्रालय हैं जिनका काम ही जमीन से संसाधन निकालना है। जी किशन रेड्डी कोयला निकालेंगे ताकि बिजली बन सके, और हरदीप सिंह पुरी पेट्रोलियम निकालेंगे ताकि परिवहन चल सके, जो कि विकास के लिए जरूरी है। बिल्कुल, ये सब विकास के लिए पूरी तरह से अपरिहार्य है। और ठीक उसी समय, उसी कमरे में भूपेंद्र यादव बैठे हैं जिन पर पर्यावरण और वनों को बचाने की जिम्मेदारी है। हाँ, ये एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रास्ट है। क्या ये कल्पना करना मजेदार नहीं है कि कैबिनेट की बैठकों के दौरान चाय पर इन मंत्रियों के बीच कैसी बातचीत होती होगी? बिल्कुल। एक कह रहा होगा मुझे ये जंगल काटकर खदान बनानी है, और दूसरा कह रहा होगा बिल्कुल नहीं, हमें कार्बन उत्सर्जन कम करना है। इससे एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है, और ये वास्तव में किसी भी आधुनिक सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। संतुलन बनाने की चुनौती। हाँ, इस ब्लूप्रिंट में जानबूझकर ये टेंशन या विरोधाभास रखा गया है। एक तरफ तेज गति से विकास करने की भूख है और दूसरी तरफ प्रकृति का संरक्षण करने की बाध्यता है। दोनों ही जरूरी हैं। कोई भी नीति जब बनती है
तो उसे इन दोनों विपरीत दिशाओं में खींचने वाली ताकतों के बीच से होकर गुजरना पड़ता है। कोयला मंत्रालय बिना सोचे समझे पूरे जंगल को साफ नहीं कर सकता, क्योंकि पर्यावरण मंत्रालय वहां संतुलन बनाने के लिए मौजूद है। यानी वो एक चेक्स एंड बैलेंसेस का काम करते हैं। बिल्कुल। इस पूरी कैबिनेट संरचना का यह हिस्सा एक तरह से सरकार का विवेक है, जो ये सुनिश्चित करता है कि आज के विकास की कीमत आने वाली पीढ़ियों को ना चुकानी पड़े। ये एक बहुत ही सुंदर संतुलन है। एक इंजन में ईंधन डाल रहा है और दूसरा ब्रेक पर पैर रखे हुए है, ताकि गाड़ी पटरी से ना उतरे और सुरक्षित मंजिल तक पहुंचे। एकदम सही कहा। लेकिन एक पल के लिए रुककर अगर बड़ा सवाल पूछा जाए, चाहे वो रक्षा हो, सड़कें हो, कारखाने हो या खदानें हो, अंततः ये सब पूरी कवायद किसके लिए हो रही है? आखिरकार तो ये सब जनता के लिए ही है। बिल्कुल, ये सब देश के नागरिकों के लिए है। स्रोत सामग्री का अगला और शायद सबसे गहरा हिस्सा इसी पर केंद्रित है: मानव पूंजी, सामाजिक कल्याण और भविष्य। इस दस्तावेज ने इसे बहुत ही चतुराई से सार्वभौमिक यानी यूनिवर्सल और लक्षित यानी टारगेटेड सेवाओं में बांट दिया है। ये विभाजन इस ब्लूप्रिंट की एक बहुत गहरी सामाजिक समझ को दर्शाता है। वो कैसे? सार्वभौमिक या यूनिवर्सल सेवाओं का सीधा सा अर्थ है वे सुविधाएं जो देश के हर एक नागरिक के लिए समान रूप से आवश्यक हैं, चाहे वो किसी भी वर्ग, जाति या आर्थिक स्थिति का हो। जैसे कि शिक्षा और स्वास्थ्य। बिल्कुल। इसमें मुख्य रूप से शिक्षा और स्वास्थ्य आते हैं। धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्रालय का नेतृत्व कर रहे हैं, जो कल के नागरिकों का निर्माण कर रहा है, और जेपी नड्डा स्वास्थ्य मंत्रालय संभाल रहे हैं, जो आज के नागरिकों को सुरक्षित और काम करने लायक बनाए रख रहा है। ये दोनों मंत्रालय पूरी 1.4 करोड़ की आबादी को बिना किसी भेद के कवर करते हैं। लेकिन हर कोई समाज में एक समान शुरुआती रेखा से दौड़ना शुरू नहीं करता ना। हाँ, ये कड़वी सच्चाई है। कुछ लोगों को मुख्य धारा में शामिल होने के लिए एक विशेष सहारे या कह लें एक पुश की जरूरत होती है, और यहीं पर लक्षित सशक्तिकरण या टारगेटेड सेवाएं तस्वीर में आती हैं। जी। अन्नपूर्णा देवी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय देख रही हैं, वीरेंद्र कुमार सामाजिक न्याय मंत्रालय संभाल रहे हैं, जुएल उरांव जनजातीय मामलों के मंत्री हैं, और किरेन रिजिजू अल्पसंख्यक मामलों के साथ साथ संसदीय कार्य देख रहे हैं। बिल्कुल। इन लक्षित मंत्रालयों का काम केवल कल्याण या चैरिटी करना नहीं है। तो इनका मुख्य उद्देश्य क्या है? इनका काम है समाज के उन वर्गों की विशिष्ट बाधाओं को पहचानना और उन्हें दूर करना जो ऐतिहासिक रूप से पीछे रह गए हैं। एक जनजातीय क्षेत्र के युवाओं की समस्याएं एक बड़े महानगर के युवाओं की समस्याओं से बिल्कुल अलग होती हैं। हाँ, उनकी चुनौतियां एकदम अलग जमीनी हकीकत से जुड़ी होती हैं। इसलिए जोएल उरांव का मंत्रालय केवल उनके लिए नीतियां बनाता है। इसके अलावा कुछ विशेष प्रभार भी हैं जो सीधे तौर पर भविष्य और संस्कृति की नींव रखते हैं। जैसे मनसुख मंडालिया के पास युवा, श्रम और रोजगार है। ज्योतिरादित्य सिंधिया पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास और संचार का जिम्मा संभाल रहे हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत हमारी संस्कृति और पर्यटन को विश्व पटल पर रख रहे हैं, और प्रहलाद जोशी उपभोक्ता मामलों के मंत्री हैं। जी। तो आखिर इस सब का क्या मतलब है? आप ही बताइए। जब इस पूरी तस्वीर को एक कदम पीछे हटकर देखा जाता है तो ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि ये केवल मंत्रियों को खुश करने के लिए विभागों का बंटवारा नहीं है। यह समाज के हर उस वर्ग को सशक्त करने का एक बेहद सधा हुआ प्रयास है, ताकि विकास की इस तेज गति वाली ट्रेन में कोई भी डिब्बा पीछे न छूट जाए। अगर इस पूरी विस्तृत चर्चा का सार निकाला जाए तो इंडिया कैबिनेट ब्लूप्रिंट PDF केवल कागजों का पुलिंदा नहीं है। बिल्कुल नहीं। यह एक ऑर्गेनाइज्ड मैकेनिज्म या एक अत्यंत संगठित तंत्र है। शीर्ष पर प्रधानमंत्री और टॉप 4 मंत्रियों का